स्वामी, जैसे आपने फियर, पेन और एंगर की बात की कि एनेग्राम के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा आदमी किस चीज़ से गवर्न हो रहा है, फियर से हो रहा है, एंगर से हो रहा है या पेन से हो रहा है। तो मतलब करोड़ों लाखों तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो वो एनेग्राम के माध्यम से कैसे हम मतलब फाइंड करते हैं कि भी ये फियर से गवर्न हो रहा है और ये एंगर से और ये पेन से। पर्सनैलिटीज़ दुनिया में लाखों तरह की नहीं है, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ तो कुछ गिनी चुनी है। ऐसा है कि जब भी हम इस तरह की वर्कशॉप्स करते हैं तो हम जो भी लोग वर्कशॉप करने आते हैं उनका एक असेसमेंट लेते हैं, एक 90 स्टेटमेंट का, 90 स्टेटमेंट का। अभी हिंदी वाले जो हमारे मित्र आते हैं हिंदी की वर्कशॉप करने के लिए, उनका 90 पॉइंट्स का हम एक असेसमेंट लेते हैं जो वो खुद ही देते हैं। वो एक 5 ग्रेड पर अपने आप को मार्क करते हैं। तो उससे हमें एक अंदाज़ा लगता है, अंदाज़ा कि ये व्यक्ति इस तरफ को झुका हुआ है। मेजर तौर पर, मोटे तौर पर 3 ही फंक्शंस में वो काम कर रहा होता है। या वो इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसका, वैचारिक रूप से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या वो बहुत इमोशनली एक्टिव होता है, भावुक होता है, या फिर वो ज़्यादा बॉडी गवर्न होता है, इंस्टिंक्ट से चलता है ना, और अपनी बॉडी के हिसाब से डिसीजन ले रहा होता है। मेजर कैटेगरीज ये 3 हैं। तो उस टेस्ट को लेने से हमें पता चल जाता है कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। फिर जब डिटेलिंग होती है उनके निजी अनुभवों के साथ, उनके इमोशंस की, कि इमोशन किस तरह से प्ले कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट कैटेगरी निकलती है। एनीग्राम के सिस्टम में ये है कि पूरी दुनिया में 9 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी पर्सनैलिटी में पड़ता है। तो अब ये कहा जाए कि दुनिया में 7-8 अरब लोग हैं, सिर्फ 9 ही कैटेगरी में आप बांटेंगे, यानी एक कैटेगरी में 70-80 करोड़ 90 करोड़ लोग हो जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन इस, और फिर भी लोग अलग अलग होते हैं। होता ऐसा है कि लोगों के अलग होने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत ही सारे। उसका भी एक्सप्लेनेशन इसमें आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सप्लेनेशन अलग चलता है, वर्टिकल डिफरेंसेस अलग चलते हैं। मगर मोटे तौर पे कोई भी व्यक्ति या भावुक होता है, या वो मेंटली एक्टिव होता है यानी शार्प होता है, या फिर वो अपनी फिजिकल एंकरिंग से चल रहा होता है। मोटे तौर पर यही 3 होती हैं, और इससे 9 तरह की पर्सनैलिटियाँ बनती हैं। तो उस असेसमेंट से हम कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा एक अंदाज़ा लगता है। फिर फर्दर डिटेलिंग जब चलती है, सारे एक्सप्लेनेशन चलती है, जिसमें कि हम बचपन से कहानी लेते हैं कि किस तरह से बच्चा परसीव कर रहा होता है फैमिली का एटमॉस्फेयर। और फैमिली में कोई 2 भाई हैं, कोई 3 भाई हैं, आप ही देखिए ना, एक ही फैमिली में 2-3 भाई हैं, पेरेंट्स तो वही हैं, माहौल वही है, उनको सब सुविधाएं वही बराबर मिलती हैं, फिर भी 2 भाई बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। इस कारण से हो जाते हैं, उनका परसीविंग लेंस बिल्कुल अलग होता है। बेशक वो एक ही परिवार में पल रहे हैं, लेकिन उनके परसीव करने की क्षमता अलग होती है। वो क्यों अलग होती है, ये भी अलग कारण है, बिल्कुल अलग कारण है। तो जिस एंगल से बच्चा परसीव कर रहा होता है, उसी तरह से वो धीरे धीरे अपनी उस यात्रा को डिज़ाइन कर रहा होता है। कुछ फैमिली का माहौल उसको डिसाइड कर रहा होता है, कुछ वो खुद भी बड़ा हो रहा होता है, उसका नर्वस सिस्टम में, मेमोरी में चीज़ें रजिस्टर हो रही होती हैं, वो खुद भी समझ रहा होता है। खुद जब छोटा सा बच्चा अपने चैलेंजेस को डील करने के लिए बड़े ही अपने निजी रास्ते निकालता है, तो उसकी धीरे धीरे, चूँकि माँ बाप पे डिपेंड होता है, खास तरह की डिज़ायर बनती चली जाती है कि माँ बाप को दुख नहीं दे, माँ बाप को तकलीफ़ नहीं हो, उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो नाजुक कोमल बच्चा होता है, मासूम होता है, उसके लिए यही बड़ी शिद्दत बात होती है कि माँ नाराज़ हो जाए, पिता नाराज़ हो जाए, तो वो अपनी निजी डिसाइड कर रहा होता है। तो धीरे धीरे करके स्पेशल डिज़ायर बन जाती हैं। उस डिज़ायर्स को पूरा ना होने में स्पेशल तरह के उसके फियर बनते हैं, और बड़ा होते होते एजुकेशन, समाज सिस्टम से निकलते निकलते इन सारी चीज़ों में डिस्टॉर्शन आने लगता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख रहा होता है, लेयर पे लेयर चढ़ रही होती है। तो जब वो डिस्टॉर्शन आने लगते हैं, तो वो अजीब ढंग से उस इमोशन को शुद्ध रूप से तो देख नहीं पाता, उसकी नई नई व्याख्याएं उसके मन में काम कर रही होती हैं एडल्ट होने तक। उदाहरण के लिए फियर जैसा इमोशन है, तो एडल्ट होने तक फियर की तरह से रह ही नहीं जाता है, वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरह से बनने लगता है। और आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि इसका मूल आधार फियर है। आप कहेंगे कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी है। या जो एंगर वाले लोग हैं, वो कभी भी एंगर की तरफ से पकड़ेंगे ही नहीं। वो उनको लगेगा कि वो हर चीज़ में रिसेंटमेंट है, अवरोध है, ना कहने में उनको लग रहा है, ना कहना आसान लग रहा है। तो इमोशन प्योर वो बहुत बड़ी सारी लेयर में दब जाता है। अगर इमोशन प्योर ही रह जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन चूंकि इमोशन डिस्टॉर्टेड हो जाता है और
फिर डिस्टॉर्ट होने के साथ साथ वो अलग ढंग से काम भी करता है। तो हमें कभी भी पता नहीं चल पाता है कि हम कोई व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी कोई आदत ऐसी क्यों बन रही है, हम चाहते हैं फिर भी उस आदत को तोड़ क्यों नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं तोड़ पाते हैं कि पीछे से ड्राइविंग फोर्स तो वही मिले जा रहे हैं लगातार। हमने ड्राइविंग फोर्स को और अपने हिडन मोटिवेशन को अगर पकड़ा नहीं, पहचाना नहीं, तो वो सदा पीछे से काम करेगा। हम जो भी सोचें, हम सुबह उठने का निर्णय लेंगे 6 बजे उठेंगे, उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा चैलेंज कुछ और है। हम मन में सोच रहे हैं 6 बजे उठेंगे, लेकिन हमारा चैलेंज बॉडी है। बॉडी के लिए हम क्या करेंगे। तो हमें इससे सारी मैपिंग मिलती है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इतने लाखों लोग हैं, वो इसमें वो ऐसे ही है क्योंकि सभी लोगों में 3 मेजर सेंटर हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, मेजर लेवल्स हैं, जिससे अपनी लाइफ हम चलाते हैं। या हमारी थिंकिंग है, या हमारी इमोशन है, या फिर हमारा इंस्टिंक्ट है, जिसको बिल्कुल लूज भाषा में गट्स बोलते हैं। तो यही 3 हैं और चौथा कोई लेवल नहीं है, जिससे हम अपने डिसीजन लाइफ के ले रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। लेकिन इन सब के अलग अलग ढंग से काम करने से, बिल्कुल अलग ढंग से, तो ये व्यक्तित्व में फ़र्क हो जाता है। मगर असेसमेंट टेस्ट के साथ बहुत कुछ चीज़ें दूर तक क्लियर हो जाती हैं, काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है व्यक्ति को।